हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स का जो कांस्टेबल पद होता है उसका जॉब प्रोफाइल, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, कैसा इसका प्रोसेस है, इसमें कैसे हम जा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सपना होगा कि मैं आरपीएफ में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए वीडियो है। उसमें कैसे प्रोसेस होता है, कैसे उसमें हम जा सकते हैं, ड्यूटी क्या होता है, उसका फैसिलिटी क्या क्या होता है, छुट्टी क्या है और सैलरी कितना मिलता है, टाइम जो होता है ड्यूटी का कितना घंटा से कितना घंटा ड्यूटी होता है, उसमें प्रमोशन होता है या नहीं होता है, इन सारे टॉपिक को लेकर एक वीडियो लाया हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले से बात करते हैं इसमें प्रोसेस, जो इसमें आपका योग्यता क्या है इसमें जाने के लिए। अगर आपका सपना है आरपीएफ कांस्टेबल बनने का, तो इसमें आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे आप इसमें जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन ये है कि आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10वीं पास होना अनिवार्य होता है। 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये हो गया, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10वीं पास हैं तो ठीक है, आप भर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें जो ड्यूटी होता है वो कैसा ड्यूटी होता है, इसका ड्यूटी कहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है, कितने घंटे का ड्यूटी होता है। तो इसका जो ड्यूटी है वो प्लेटफॉर्म का भी ड्यूटी होता है, जैसे रेलवे स्टेशन वहाँ पे आपको ड्यूटी करना होगा, या फिर आपको ट्रेन में भी ड्यूटी करना पड़ेगा। जैसे कि एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, दूसरा से तीसरा, ऐसे करके आपको ट्रेन जहाँ तक जाता है आपका एरिया बटा होगा वहाँ तक आपको ड्यूटी करना होगा। ट्रेन में सिंगल ड्यूटी नहीं होता है, इसमें आपके साथ आरपीएफ में बहुत सारे कांस्टेबल होंगे जो साथ में आपको ड्यूटी करना होता है। जो आपका जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होता है, उसको शांति बनाए रखने का काम होता है। अगर ट्रेन के अंदर जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं उसमें शांति बनाए रखने का काम जो होता है आरपीएफ का होता है, रेलवे पुलिस का होता है। तो इसका ड्यूटी होता है। उसके बाद इसमें जो होता है ड्यूटी 8 घंटे से 10 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर इसमें आपको जो ड्यूटी समय लिमिट है उससे अगर किसी भी कारणवश ज़्यादा ड्यूटी करना पड़े तो उसको आपको अलग से पैसा जोड़ करके आपको दिया जाता है। आप जितना एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे उसको अलग से पैसा आपको मिलेगा। ये हो गया इसका 8 से 10 घंटा ड्यूटी होता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं। तो क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? आपको रेलवे पास मिलता है। जैसे कि आप ट्रेन से आप सफ़र करेंगे आप अपने परिवार को लेकर के, तो आपको पास मिलेगा जो फ्री सेवा, आप अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी है। आपको जो मेडिकल फैसिलिटी भी इसमें दी जाती है, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब होती है। ये जो रेलवे पुलिस फोर्स है वो सेंट्रल का है, स्टेट का नहीं होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी होता है। तो इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। आपको अपना बच्चा का, अपने फैमिली का जो कैशलेस ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो दो बच्चा का पढ़ाई के लिए उसका कैसे, उसका एजुकेशन के लिए खर्चा जो लगता है वो भी आपके जो डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको दिया जाएगा। दो बच्चा को पढ़ाने के लिए, उसका एजुकेशन के लिए आपको वो फैसिलिटी इसमें है। तो उसके बाद बात करते हैं इसमें और क्या क्या फैसिलिटी। तो इसमें मेडिकल फैसिलिटी है, आपका बच्चा का जो एजुकेशन है उसका फैसिलिटी है, रेलवे पास है आपके पास, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ये सब फैसिलिटी रेलवे पुलिस फोर्स को दिया जाता है। एक कांस्टेबल का मैं बात कर रहा हूँ, एक कांस्टेबल का। उसके बाद इसमें आता है छुट्टी का। छुट्टी इसमें क्या क्या छुट्टी मिलती है? छुट्टी इसमें बहुत सारे छुट्टी है। जैसे कि इसमें है सीएल छुट्टी आपको दिया जाएगा, ईएल छुट्टी दिया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा एचपीएल, हाफ पे लीव छुट्टी भी इसमें मिलती है। तो छुट्टी बहुत अच्छी है, जॉब भी बहुत बेस्ट है। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है, क्योंकि ये कांस्टेबल जो पद है, तो कांस्टेबल पद पे रह करके एक अपने परिवार को इतना सारा बेनिफिट जो मिल रहा है वो कम नहीं है। क्योंकि जिसका जॉब नहीं हुआ है उसको पता है कि ये सब फैसिलिटी बहुत ही बेस्ट है। आने के बाद आदमी को लगता है कि नहीं ये कम है, ऐसा जो सोचता है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो नौकरी है, चाहे वो गवर्नमेंट का नौकरी हो, चाहे फिर से स्टेट का नौकरी हो, सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, कोई भी जॉब खराब नहीं है। सब अपने जगह पर सब जॉब बेस्ट है, क्योंकि उससे आपका परिवार चल रहा है, तो उसको हम खराब नहीं बोल सकते। तो ये हो गया छुट्टी और क्या है फैसिलिटी, ड्यूटी, प्रोसेस। ये हो
उसके बाद आता है इसमें सैलरी। सैलरी इसमें कितना मिलता है, मेन जो टॉपिक है, मेन जो इसमें जो क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट का रहता है, सैलरी कितना मिलता है। तो इसका जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे जिसको बोलते हैं, 21,700 से स्टार्ट होता है। जब आप भर्ती होते हैं तो 21,700 बेसिक पे होता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे डीए दिए जाते हैं, एचआरए दिए जाते हैं, टीए दिए जाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे अलाउंस लगने के बाद सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। ट्रेनिंग के समय आपका सैलरी कम रहेगा। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होता है, आपका जब डिप्लॉयमेंट होता है कहीं भी, आपका जिस एरिया का लिए आप फॉर्म भरे हैं, जिस एरिया में आपको, जैसे कि असम हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कहीं भी आपको जब भेजा जाता है तब आपका उस समय सैलरी अच्छी खासी बनती है। ट्रेनिंग टाइम थोड़ा कम होती है। ट्रेनिंग के बाद 35,000 प्लस समथिंग इसका सैलरी बनती है। तो वो एक बेस्ट होता है, क्योंकि शुरुआती दौर पे सैलरी थोड़ा कम ही रहती है। जैसे जैसे आपका सर्विस बढ़ेगी सैलरी उसी प्रकार से धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहती है, क्योंकि हर एक साल में सैलरी बढ़ती रहती है। तो इसमें सैलरी अच्छी होती है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो टाइम बताए दिया हूँ, आपका 8 घंटा का ड्यूटी होगा। जो एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ेगा उसका सैलरी जो होगा आपको अलग से दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन की। इसमें प्रमोशन होता है कि नहीं, तो इसमें जो प्रमोशन होता है, आपको कांस्टेबल से भर्ती हुए हैं तो आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक समय आता है। जैसे हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, एएसआई बन सकते हैं, उसके बाद आप एसआई भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय होता है। जैसे 5 साल का गैप होना चाहिए। आप 5 साल अपना सर्विस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आप अगला रैंक के लिए, अगला आप जो भी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल है, उसके बाद एएसआई है, उसके लिए आप फॉर्म भर के आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आप उस रैंक पर जा सकते हैं। तो ये हो गया प्रमोशन। इसमें प्रमोशन होता है और इसमें अच्छा प्रमोशन होता है, जल्दी प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके उसमें आप में उस काबिलियत है तो आप प्रमोशन ले सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके। अब बात करते हैं इसमें जब आप जब फॉर्म भरते हैं तो 10वीं पास तो बता ही दिया हूँ, 10वीं पास होना चाहिए तो आप फॉर्म इसमें एलिजिबल है। उसके बाद इसमें एज कितना होना चाहिए थी, एज इसमें जाने के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष होना चाहिए। अगर इतना एज है तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद जो होता है इसमें छूट दिया जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी, उसको वो तो अलग से छूट दिया जाता है। तो 18 से मानिए 28 वर्ष इसमें एज लिमिट होता है। उसके बाद होता है इसमें पहले एग्ज़ाम होता है, इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद इसमें फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, छोटा नॉर्मल जो इंटरव्यू होता है, जैसे आपसे नॉर्मल इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब तो नॉर्मल ही है। जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ज़रूरत होता है। ये हो गया इसका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है 120 नंबर का होता है। 120 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए समय जो दिया जाता है 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। 1.5 घंटा 120 क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। और इसमें जो होता है हाइट और चेस्ट, ये सब कितना मांगा जाता है। हाइट सबसे पहले बात करता हूँ, हाइट कितना मांगा जाता है। तो पुरुष में जनरल और ओबीसी उसका हाइट होता है 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और वही बात करूँ फीमेल में जनरल ओबीसी तो उसका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जो एससी एसटी का है उसको तो अलग से छूट मिलता है, लेकिन जो जनरल है, जो नॉर्मल है, जनरल ओबीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जनरल ओबीसी 157 सेंटीमीटर हाइट। अब बात करते हैं जो एससी एसटी कैंडिडेट है जो पुरुष वर्ग के, तो उनके लिए है हाइट 160 सेंटीमीटर। इसमें 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है एससी एसटी के लिए। वही बात करूँ फीमेल में, महिला में, एससी एसटी का जो हाइट है 152 सेंटीमीटर जो होना चाहिए। तो इसमें छूट दिया गया है कितना, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट होना चाहिए फीमेल का। अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट जो है जनरल ओबीसी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना ही चाहिए। इससे अगर कम होता है तो फिर आपको इसमें डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एससी एसटी का। तो एससी एसटी जो पुरुष वर्ग है, क्योंकि महिला में तो चेस्ट का माप नहीं होता है, तो पुरुष वर्ग एससी एसटी है तो उसके लिए 76.2 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और
5 सेंटीमीटर का फैलाव, 5 सेंटीमीटर फैलाव सभी का होना चाहिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो। 5 सेंटीमीटर सभी का होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है 76.2 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए एससी एसटी का, और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। 81.2 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए एससी एसटी का। अब बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग इसमें कितना कराया जाएगा, तो पुरुष का है रनिंग 5 मिनट 45 सेकेंड का समय है 1600 मीटर रनिंग के लिए। 1600 मीटर रनिंग कराया जाएगा, 5 मिनट 45 सेकेंड का समय है आपके पास, ये है इसका। उसके बाद बात करते हैं महिला का। तो महिला है 3 मिनट 40 सेकेंड समय दिया गया है, कितना दूरी के लिए, 800 मीटर। 800 मीटर के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड का समय में आपको 800 मीटर दूरी तय करना होता है। ये हो गया इसका रनिंग। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए पुरुष के लिए है 14 फीट और महिला के लिए है 9 फीट। अगर आप 14 फीट से कम कूदते हैं पुरुष तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। अगर महिला 9 फीट से कम कूदती है तो फिर उसमें महिला को भी फेल कर, जो दिया गया है 14 फीट से ऊपर आप जितना को लॉन्ग जंप लगा सकते हैं वो बेस्ट है। 14 फीट से कम नहीं होना चाहिए, और फीमेल में जो है 9 फीट से कम नहीं होना चाहिए। 9 फीट से आप जितना ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये होता है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, आपको 3 चांस दिया जाएगा, एक बार में आपको नहीं जज किया जाएगा। से आप अगर नहीं लगा पाए तो आपको फेल करके हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। अगर 3 बार में आप नहीं करते हैं तो फिर आपको उसमें फेल किया जाएगा। 3 बार आपको चांस दिया जाएगा। उसके बाद आता है हाई जंप। पुरुष के लिए कितना है, 4 फीट का हाई जंप करना होता है पुरुष के लिए, और महिला के लिए है 3 फीट। ये जंप आपको लगाना ही पड़ेगा, 4 फीट पुरुष के लिए और 3 फीट महिला के लिए। इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। 3 चांस में अगर आप नहीं लगाते हैं तो फिर इसमें आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। अगर 3 चांस में आप लगा लेते हैं तो फिर आपको पास कर दिया जाएगा। इसमें जो है आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, तब जाके आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे चेकअप किए जाएंगे, बहुत सारे जांच किए जाएंगे, बहुत सारे आपके अंग का चेक होगा, जो आप किसी भी प्रकार से आप अनफिट तो नहीं है। तो इसमें आपका आँख का जांच होगा, जिसमें 6/6 चेक किया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, जिसमें आपको पेपर में एक दे दिया जाएगा जो डॉट डॉट करके कलर रहता है, जिसमें जो जिसको दिक्कत है, कलर ब्लाइंडनेस है, वो उसमें आपको अंक आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसमें अंक देख के बताना पड़ता है। सो कौन सा अंक है उसमें, जैसे 2, 4, 20, 25 ऐसे अंक दिया रहता है, जो धुंधला धुंधला रहता है उसमें आपको देखना पड़ता है। अगर जिसका आँख ठीक है तो वो आसानी से देख सकता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो उसको नहीं देख पाएगा। तो ये इसका चेक होता है। उसके बाद होता है कान का टेस्ट किया जाता है। कान में आपका साफ सफाई है, कान कहीं बह रहा है उसको देखा जाएगा। आप कान से कम सुन रहे हैं उसको भी चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको देखा जाएगा घुटना का, घुटना आपस में सट रहा है तो भी आपको फेल किया जाएगा। अगर ज़्यादा हटा हुआ है फिर भी आपको फेल किया जाएगा। तो घुटना जो है, एक जो भी स्वस्थ मनुष्य रहते हैं, जो फिट एक जवान होते हैं, उस तरीक़ा से आपको होना चाहिए, तभी आप इसमें फिट हो पाएंगे। उसके बाद आता है इसमें पैरों के तलवा को देखा जाता है, जिसमें गैप ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो। मतलब कोई भी चीज़ है जो एक स्वस्थ मनुष्य की तरह होना चाहिए, एक स्वस्थ जवान की तरह होना चाहिए, तभी आपको उस फौज जो भी, चाहे वो रेलवे पुलिस हो, चाहे एक जो पैरामिलिट्री हो, चाहे एक आर्मी हो, चाहे नेवी, कोई भी हो, तो उसमें एक स्वस्थ ही कैंडिडेट, स्वस्थ जवान ही लिया जाता है। इसीलिए आपको हर एक चीज़ में आपको फिट होना पड़ेगा, हर एक चीज़ में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी आप उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मेडिकल में ये सब चीज़ देखा जाता है। इसमें आपको ब्लड टेस्ट होगा, इसमें आपका यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद अगर इस सब में आप फिट है तो नॉर्मल इसमें जो होता है, मेडिकल के बाद आपको नॉर्मल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले जाना होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें 10वीं का मार्कशीट, क्योंककि आप 10वीं से भर्ती हुए हैं, 10वीं सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड भी ज़रूरत है, जो एडमिट कार्ड आपको शुरू में जब एग्ज़ाम के लिए गए हैं तो एडमिट कार्ड जो होता है वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आधार कार्ड जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और फोटो होना चाहिए। ये सब चीज़ आप ले जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था आरपीएफ कांस्टेबल का जो भी जॉब प्रोफाइल है, और इसमें क्या क्या
फैसिलिटी है, कैसा ड्यूटी है, कैसा इसमें सैलरी है, कितना छुट्टी है, हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बना दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।